अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू डॉक्टर वेरीज क्लास। आज का हमारा लेक्चर अकॉर्डिंग टू सेल डिवीज़न है। ठीक है, अबाउट सेल डिवीज़न है। और आज हम बात करने वाले हैं इसके साथ साथ माइटोसिस की। ठीक है, सेल डिवीज़न बेसिकली दो तरीके से होती है। नंबर वन इज़ माइटोसिस एंड नंबर टू इज़ मेयोसिस। एंड ऑल्सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी, इन आवर ऑल्सो इन प्लांट सेल्स। ठीक है, दो तरीके के सेल जो हैं टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? सोमैटिक सेल्स, नंबर वन इज सोमैटिक सेल्स एंड नंबर टू इज जर्म लाइन सेल्स। अब सोमैटिक सेल्स जो है वो सेल्स होते हैं जो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होते हैं एंड जर्म लाइन सेल्स जो मेयोसिस के थ्रू डिवाइड होते हैं। सोमैटिक सेल्स हमारी बॉडी सेल्स को भी कहते हैं और जर्म लाइन सेल्स जो है मेनली स्पर्म्स और एग सेल्स को कहते हैं। ठीक है, अब ये ज़रूरी होता है कि जर्म लाइन सेल्स में जो सेल्स हों वो हैप्लॉइड हों। ठीक है, वो क्यों? हैप्लॉइड क्या होता है? जिसमें 23 क्रोमोसोम्स रहते हैं। अब आपको जैसे कि पता है ह्यूमन सेल में टोटल जो है 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, बट यहाँ पर हमारे पास 23 क्रोमोसोम्स है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो है स्पर्म और सेल को जब फर्टिलाइज होना होता है तो उस वक्त वो हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल ये स्पर्म है और ये एग सेल है। अब दोनों हैप्लॉइड होंगे, जब दोनों जो है फर्टिलाइज होंगे तब वो 2 एंड सेल बनाएंगे। ठीक है, तो ये मेन रीज़न है ताकि ये 23 क्रोमोसोम्स रहें। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर भी 23 होंगे और यहाँ पर भी 23 होंगे, जब इनकी फर्टिलाइजेशन होगी तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 46 क्रोमोसोम्स। अगर हम सपोज करें कि अगर जर्म लाइन सेल में 46 क्रोमोसोम्स ही होते तो यहाँ 46, यहाँ 46, तो डॉटर सेल में कितने बनते? 92 क्रोमोसोम, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिव पे चला जाएगा। क्योंकि ह्यूमन बॉडी पे तो ह्यूमन सेल में तो 46 क्रोमोसोम नॉर्मल है। अगर 46 से ज़्यादा हुए या 46 से कम हुए तो उसमें थोड़ी सी चेंजेस आ जाती हैं, वो जो है एबनॉर्मल हो जाता है। ठीक है, सोमैटिक सेल्स में सोमैटिक सेल्स डिप्लॉइड सेल्स होते हैं जिसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, अब अगर हम सेल की बात करें, ठीक है, जो सेल होता है हमारे पास, उसमें जब वो डिवाइड होने से पहले, ठीक है, जब वो डिवाइड नहीं हुआ होता, फॉर एग्जाम्पल अब उसको जो है डिवाइड होना है तो उससे पहले सेल की क्या कंडीशन होगी? सेल में क्रोमोसोम्स की अरेंजमेंट हम देख लेते हैं, इस तरह से होती है। ठीक है, अब इस तरह से मुराद ये एक क्रोमाटिड है और ये दूसरा क्रोमाटिड है। ये दोनों जो है पेयर बना के रखते हैं। इस तरह से नहीं होती सेल में डिवीजन। सेल में जो क्रोमोसोम्स होते हैं इस तरह से नहीं होंगे, वो इस तरह से होंगे डिवाइड होने से पहले। ठीक है, इस तरह से जो है ना कितने क्रोमोसोम्स हो जाते हैं? 46 क्रोमोसोम्स, यानी कि 23 पेयर्स। 46 क्रोमोसोम्स हैविंग 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी 1 2 3 4 5 इस तरह से 23 पेयर्स होंगे एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड फर्दर इस तरह से 46 होंगे। अब यहाँ पे अगर क्रोमैटिड्स की बात करें तो वो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हम काउंट करेंगे, यानी कि 46 ही हमारे पास क्रोमैटिड्स होंगे। सारे टाइम की खत्म हो गई। ठीक है, यहाँ पर 46 ही क्रोमैटिड्स होंगे। अब हम ज़रा क्रोमैटिड्स और क्रोमोसोम में थोड़ा सा डिफरेंस ले लेते हैं। ये हमारे पास क्या है? इस तरह से जो सिंगल होता है ना उसको हम कहते हैं क्रोमैटिड्स।
क्रोमेटिड है। अभी हमारे पास कितने क्रोमेटिड है, 1 क्रोमेटिड हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर हम इस तरह का कोई स्ट्रक्चर बनाएं पेयरिंग का, ठीक है, यहाँ पर हम कहेंगे कि भाई यहाँ पे 2 क्रोमेटिड्स हैं एंड 2 क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमोसोम्स अच्छा क्रोमेटिड्स एंड क्रोमोसोम्स। अब हम क्रोमोसोम्स को किस तरह से काउंट करते हैं? क्रोमोसोम्स को सेंट्रोमेयर की बेस पर काउंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, तो अगर हम क्रोमोसोम का ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसमें भी कितने क्रोमेटिड्स हैं? 1 2 क्रोमेटिड्स हैं बट 1 क्रोमोसोम है। अब ये कैसे हुआ? क्योंकि अभी हमने बताया कि भाई हम क्रोमोसोम की जो काउंटिंग होती है वो सेंट्रोमेयर के बेस पे करते हैं, और सेंट्रोमेयर यहाँ पे क्या है? ये वाला पॉइंट जहाँ से एक क्रोमेटिड दूसरे क्रोमेटिड से अटैच होता है, इसको हम क्या कहेंगे? सेंट्रोमेयर। अगर हम ऊपर की बेस पे बात करें तो यहाँ पर 1 सेंट्रोमेयर, ये 2 सेंट्रोमेयर। इसलिए हमने कहा कि भाई यहाँ पे 2 क्रोमोसोम्स हैं, और यहाँ पे कितने सेंट्रोमेयर है? सिर्फ ओनली 1, इसलिए हम कहेंगे कि भाई यहाँ पर 1 क्रोमोसोम है। तो अगर आप बात करें इसकी और इसकी, ठीक है, तो ये भी 1 क्रोमोसोम है और ये भी 1 क्रोमोसोम है, क्योंकि हम सेंट्रोमेयर को देखते, क्रोमेटिड्स को नहीं देखते। हम कहेंगे 1 क्रोमोसोम हैविंग 1 क्रोमेटिड, 1 क्रोमोसोम हैविंग 2 क्रोमेटिड्स। इस तरह से हम इसकी काउंटिंग करते हैं। इसीलिए यहाँ पर होंगे 46 क्रोमोसोम्स, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, 46 क्रोमेटिड्स एंड 46 सेंट्रोमेयर। ठीक है, सेंट्रोमेयर भी कितने होंगे? 46। इस तरह से पूरे जो है 46 क्रोमोसोम्स होंगे, और 20 अगर हम इस एक को इस तरह काउंट करें तो वो 23 पेयर्स होंगे। इस तरह ये पूरा सेल जो है ना इससे भरा हुआ होता है। हमारे पास जगह नहीं है तो मैंने थोड़े से बना लिए, आगे जाके मैं आपको पूरी इमेज दिखाऊंगी। अच्छा, अगर सेंट्रोमेयर की अगर हम प्रोटीन की बात करें, सेंट्रोमेयर में जो प्रोटीन होती है उसको हम कहते हैं काइनेटोकोर। ठीक है, ये वो प्रोटीन है जो कि सेंट्रोमेयर में प्रेजेंट होती है। यानी कि अगर ये क्रोमोसोम है तो यहाँ पर ये जो इसके अंदर जो है काइनेटोकोर होगी। अब काइनेटोकोर क्या करती है? काइनेटोकोर में ये पावर होती है कि भाई वो एक क्रोमेटिड को दूसरे क्रोमेटिड से अटैच कर सकती है। ठीक है, अब हम डिवीज़न की तरफ आते हैं। लेट्स गो। सेल डिवीज़न में सबसे पहले हमारे पास आता है माइटोसिस। मियोसिस हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। माइटोसिस जो है सबसे पहले इसमें फेज आता है इंटरफेस। ठीक है, अब इंटरफेस में मज़ीद फेजेस होते हैं इसके डिवाइड होने के। तो माइटोसिस में सबसे पहले होता है इंटरफेस। अब इंटरफेस में मज़ीद फेजेस होते हैं। इसमें एक हो जाता है G0 फेज, G1 फेज, देन S फेज। ठीक है, फिर आता है G2 फेज। अच्छा, जो G0 फेज होता है उसमें जो है वो G1 फेज के बाद आता है। ठीक है, G1 फेज पहले आता है, फिर G0 फेज। G0 फेज होता है क्या है, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। G0 फेज वो फेज होता है जिसमें सेल जो है ऐसे सेल्स आते हैं जो डिवाइड होने से रुक जाएं। ठीक है, अब माइटोसिस में तो डिवीज़न हो रही है, लेकिन वो सेल जो डिवाइड ही ना हो तो वो किस फेज़ में चले जाते हैं? G0 फेज़ में। G1 फेज़ में उनकी पूरी प्रिपरेशन तो हो रही होती है, लेकिन फिर वो जब डिवाइड होने से रुक जाते हैं तो फिर वो G0 फेज़ में चले जाएंगे। ठीक है, फिर वो सेल्स जो हैं S फेज़ में नहीं जाएंगे, G2 फेज़ में, मतलब और आगे उनकी डिवीज़न नहीं होगी। अब मैं एग्जांपल दे देती हूँ कुछ G0 फेज़ की, सॉरी G0 फेज़ में जो सेल्स हैं उनकी। फॉर एग्जांपल आपके पास है एपिथेलियल सेल। अब एपिथेलियल कौन से सेल्स होते हैं? स्किन सेल्स। एपिथेलियल हमारे स्किन सेल्स होते हैं, इसीलिए वो कभी भी G0 फेज़ में नहीं जाएंगे। क्यों? अगर वो G0 फेज़ में चले जाए तो हमारी स्किन सेल्स की डिवीज़न रुक जाएगी। ठीक है, जिसके नुकसानात तो आपको पता ही होंगे। उसके बाद है किडनी और लिवर सेल्स।
किडनी और लिवर सेल्स जो हैं G1 फेज़ में तो G1 फेज़ में आते हैं। उसके बाद जब उनकी G1 फेज़ कंप्लीट होती है फिर वो G0 फेज़ में टेम्परेरी आते हैं। ठीक है, कौन कौन से? लिवर सेल्स और किडनी सेल्स दोनों क्या करते हैं, G0 फेज़ में टेम्परेरी तौर पर आते हैं। टेम्परेरी मतलब थोड़ी देर तक आएंगे, कुछ टाइम के लिए आएंगे और फिर वो वापस डिवीज़न के लिए चले जाएंगे। ठीक है, और अदर सेल्स हैं हमारे नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स जो हैं हमेशा G0 फेज़ में चले जाते हैं। G1 फेज़ से G0 फेज़ में हमेशा के लिए चले जाते हैं क्योंकि उनमें डिवीज़न नहीं हो रही होती है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं G1 फेज़ में आखिर ऐसा क्या हो रहा होता है। ठीक है, G1 फेज़ में ऐसा G फॉर जो होता है ना, ग्रोथ होती है। ठीक है, ग्रोथ, यहाँ पर भी G से ग्रोथ है, यहाँ पे 0 से मतलब है जिसमें ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, S का मतलब है सिंथेसिस। एस का मतलब होता है सिंथेसिस और यहाँ पर भी G का मतलब है ग्रोथ। अब यहाँ पर जो सेल सबसे पहले G1 फेज़ में आएगा, G1 फेज़ में ये वो पीरियड होता है जिसमें DNA की सिंथेसिस होने से पहले वाला पीरियड होता है। यानी जो सेल जिसमें DNA की सिंथेसिस होगी उससे पहले वो किस फेज़ में जाएगा? G1 फेज़ में। अब G1 फेज़ में ग्रोथ हो रही होती है, किसकी ग्रोथ हो रही होती है? ये प्रोटीन प्रोडक्शन इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, इंक्रीज प्रोटीन प्रोडक्शन और नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज की भी ग्रोथ होती है। और इसके अलावा इसमें जो है जब ऑर्गेनेलीज फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम जो कि इंक्रीज होते हैं साइज में। ठीक है, अच्छा, अब जब G1 फेज़ का एंड होता है तो एंड होने से पहले यहाँ पर ना एंजाइम्स भी एक्टिवेट कर देता है। एंजाइम्स भी जो है एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स को भी ये इंक्रीज़ कर देता है। वो क्यों? क्योंकि एंजाइम्स आगे जाकर DNA की सिंथेसिस करेंगे। तो G1 फेज़ का मैंने पूरा माइंड मैप बना लिया। G1 फेज़ वो पीरियड होता है जब DNA की सिंथेसिस नहीं हुई होती, यानी DNA की सिंथेसिस होने से पहले जो है क्या होता है G1 फेज़। G1 फेज़ में प्रोटीन प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाती है, नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज इंक्रीज़ होती हैं और एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। एंजाइम एक्टिविटी क्यों इंक्रीज़ होती है? ताकि वो आगे जाके DNA की सिंथेसिस कर सकें, फॉर DNA सिंथेसिस। तो इन पॉइंट्स के ज़रिए आप इसका पूरा जो है पैराग्राफ लिख सकते हैं इजीली। इसके मेन पॉइंट्स आप लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है G0 फेज़। तो आपको पता है जब ऐसे सेल जिसमें ये सब इन सब की प्रिपरेशन हो जाती है, इन सब की ग्रोथ हो जाती है, फिर वो जब डिवाइड होने से रुक जाते हैं, फिर वो कहाँ चले जाते हैं? G0 फेज़ में चले जाते हैं। ठीक है, और कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनकी डिवीज़न नहीं रुकती, जो कि डायरेक्टली कहाँ चले जाते हैं? S फेज़ में चले जाते हैं। S फेज़ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है S फेज़। S का मतलब होता है सिंथेसिस, यानी इसमें मेन जो है DNA की सिंथेसिस हो रही होती है। ठीक है, G1 फेज़ सेल को किस लिए तैयार करता है कि भाई DNA सिंथेसिस के लिए वो रेडी करता है सेल को। अब जब रेडी हो जाता है सेल, फिर वो सेल S फेज़ में जाता है। अब S फेज़ में DNA की रेप्लिकेशन हो रही होती है। ठीक है, अगर क्रोमोसोम सेल के अंदर इस तरह से डिवाइड है, पेयरिंग में है पूरे 46 क्रोमोसोम्स, तो जब वो S फेज़ में जाता है ना, क्रोमोसोम की हर एक रेप्लिकेशन हो जाती है। ये क्रोमेटिड एक और अपनी कॉपी तैयार कर लेगा, ये अलग एक कॉपी तैयार कर लेगा। इसी तरह ये पूरा जो है 46 क्रोमोसोम के साथ होता है। अब यहाँ पर आपने देखा कि भाई सेंट्रोमेयर तो सेम है, इसीलिए 46 ही क्रोमोसोम रहेंगे। बट पहले क्या था? 46 क्रोमोसोम्स हैविंग 1 क्रोमेटिड, और अब क्या है? 46 क्रोमोसोम्स हैविंग 2 क्रोमेटिड्स। तो इसकी मैं अच्छे से डायग्राम दिखाती हूँ आपको। तो ये देखें, यहाँ पर जो सेल है उसमें पूरे 46 क्रोमोसोम्स है। अगर हम इसको काउंट करें, पेयरिंग में है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46। ठीक है, पूरे टोटल जो है ना 46 क्रोमोसोम्स हैं और 46 ही सेंट्रोमियर हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको सेंट्रोमियर और क्रोमोसोम का रिलेशन बताया। जितने क्रोमोसोम होंगे उतने ही सेंट्रोमियर होंगे, क्योंकि सेंट्रोमियर की बेस पर ही हम क्रोमोसोम को काउंट करते हैं। और क्रोमेटिड्स भी कितने हैं हर क्रोमोसोम के पास? अब यहाँ पर जो है ना ये एक क्रोमोसोम है, क्योंकि ये पेयरिंग में है। अगर ये कुछ इस तरीके से होते हैं ना, मिले हुए होते, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि भाई ये जो है दो क्रोमेटिड है एक क्रोमोसोम के पास, लेकिन यहाँ पे एक क्रोमोसोम के पास एक ही क्रोमेटिड है। ठीक है, जब ये तो सेल की वो स्टेज हो गई जो एस फेज़ में जाने से पहले की होती है। ठीक है, जब वो एस फेज़ में जाएगा तो वो अपनी हर क्रोमोसोम अपनी एक कॉपी रेडी कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये जो क्रोमोसोम था ये भी एक बनाएगा और ये भी एक बनाएगा। इसी तरह मैंने ये डायग्राम बना दिए। अब यहाँ पर जो है क्रोमोसोम्स तो 46 हैं, लेकिन क्रोमेटिड्स कितने हो गए? 92 क्रोमेटिड्स। ठीक है, तो ये एस फेज़ के बाद ये वाला सेल के साथ ये वाली स्टेज होती है। ठीक है, अब एस फेज़ में जब सेल इस तरह का बन गया है, अब आपको इसी को कंज्यूम करना है अपने ब्रेन में। हम आगे देखते हैं। एस फेज़ के बाद जाएगा G2 फेज़ में। अब सेल G2 फेज़ में क्यों जाता है? ताकि G2 फेज़ में मेनली जो है प्रोडक्शन होती है प्रोटीन की। किसकी? कौन सी प्रोटीन? स्पिंडल फाइबर की। प्रोडक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, आगे जाके जब माइटोसिस में स्पिंडल फाइबर्स की नीड है, इसलिए ये पहले से सेल अपनी पूरी तैयारी के साथ जा रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास इंटरफेस ख़त्म। उसके बाद हम जब स्पिंडल फाइबर की भी प्रोडक्शन होगी, उसके बाद क्या होगा? नेक्स्ट आएगा माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज में दो फेज होते हैं जी। मतलब ये जो है माइटोटिक फेज जो है दो चीज़ों में डिवाइड है। एक है कैरियोकाइनेसिस और एक है साइटोकाइनेसिस। पहले जो है कैरियोकाइनेसिस होती है। कैरियोकाइनेसिस जब कंप्लीट होती है, फिर वो जो है साइटोकाइनेसिस के अंदर जाती है और फिर उसमें साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है। कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस और साइटो मतलब होता है साइटोप्लाज्म। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस की डिवीजन होती है। ठीक है, वो हम देखते हैं। अब कैरियोकाइनेसिस की भी मज़ीद 4 टाइप्स हैं, 4 स्टेजेस आप कह सकते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास प्रोफेज। ठीक है, अब प्रोफेज में क्या होता है? सेल जो है, जब हमने आपको दिखाया क्रोमोसोम्स, आप तो वही ऑब्जर्व करें। प्रोफेज में जब आपके पास एक सेल होता है तो उसमें जो है 2 सेंट्रियोल्स भी होते हैं। प्रोफेज में क्या होता है? ये दोनों सेंट्रियोल्स जो हैं, एक इस पोल में चला जाएगा और एक इस पोल में चला जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट पोल्स में चले जाएंगे। और न्यूक्लियस जो होगा उसमें आपको पता है क्रोमोसोम बहुत सारे होंगे, पूरे 46 क्रोमोसोम होंगे हैविंग 92 क्रोमेटिड्स इसके अंदर। ठीक है, सारे। अब यहाँ पर प्रोफेज के अंदर क्या होता है? जो न्यूक्लियर एनवेलप है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है। यानी प्रोफेज में 2 मेन काम होते हैं। एक तो सेंट्रियोल्स जो हैं अपोजिट पोल्स में चले जाएंगे और दूसरा जो इसकी वॉल है, मेम्ब्रेन है, वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू कर देंगे। प्रोफेज के बारे में अगर हम देखें तो जब ये सेल प्रोफेज से गुजर जाएगा तो वो किस सूरत में होगा? एक सेंट्रियोल इधर है, एक इधर है। ठीक है, ये स्पिंडल फाइबर की निकलने की तैयारी हुई है इसमें, और जो है इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगी और इसमें जो है क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास प्रोफेज। ठीक है, प्रोफेज के बाद हमारे पास आता है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है? जो अब यहाँ पर प्रोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप क्या हो गया? डिसइंटीग्रेट हो गया, गायब हो गया।
अब जो है मेटाफेज में जब यहाँ हमारे पास सेल होगा तो यहाँ पर सेंट्रियोल्स जो हैं अपनी स्पिंडल फाइबर्स निकाल रहे होंगे और जो क्रोमोसोम्स होंगे वो कुछ इस तरीके से अरेंज हुए होंगे। इस तरीके से पूरे 46 क्रोमोसोम्स यहाँ पर तो सिर्फ मेरे जितने आ रहे हैं, मैंने 1 2 3 4 बनाए, जबकि रियल सेल में क्या होता है 46 क्रोमोसोम्स इस तरह से डिवाइड होते हैं और पूरा एक मेटाफेज प्लेट में अरेंज हो जाते हैं। इसको क्या कहते हैं कि भाई ये मेटाफेज प्लेट है। तो मेटाफेज प्लेट में ये सारे क्रोमोसोम्स सेपरेटली अरेंज हो जाते हैं और जो सेंट्रियोल्स होंगे वो क्या करेंगे, स्पिंडल फाइबर्स निकालेंगे और हर स्पिंडल फाइबर क्या करेगी, सेंट्रोमेयर से जाके अटैच होगी। ठीक है, अब यहाँ से भी निकलेंगे, यहाँ से भी सेंट्रोमेयर से जो है हर क्रोमोसोम की अटैच हो जाएंगे। अब कुछ स्पिंडल फाइबर्स ऐसे होते हैं जो मतलब आपस में ही अटैच हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ से आ रहा था, एक यहाँ से आ रहा था, ये दोनों आपस में अरेंज हो गए, आपस में अटैच हो गए। इनको हम कहेंगे नॉन काइनेटोकोर। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, नॉन काइनेटोकोर। तो ये बात हो गई मेटाफेज की। मेटाफेज में हुआ क्या, सारे क्रोमोसोम्स मेटाफेज प्लेट में अरेंज हो गए और स्पिंडल फाइबर ने इनके सेंट्रोमेयर से जो है अरेंज हो गए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टेज है एनाफेज। ठीक है, मेटाफेज में जब वो अरेंज हो जाएंगे। अब एनाफेज में क्या होगा, ये सेल है, ठीक है, सेंट्रियोल कहाँ थे हमारे, एक यहाँ था, एक यहाँ था। ठीक है, एनाफेज में स्पिंडल फाइबर शॉर्टन होना शुरू कर देंगे। ठीक है, स्पिंडल फाइबर डिसइंटीग्रेट होना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से वो अपनी लेंथ में छोटे होंगे और सेंट्रोमेयर से वो आपको पता है अटैच थे। तो इस तरीके से वो हर क्रोमोसोम को हाफ कर लेंगे। एक क्रोमेटिड हर क्रोमोसोम का इस तरफ चला जाएगा और एक इस तरफ चला जाएगा, वो खींच लेंगे ना दोनों तरफ से। जाहिर सी बात है, अगर एक क्रोमोसोम है उसको अगर आप एक इस तरफ से खींच रहे हो और एक इस तरफ से खींच रहे हो तो ये किस तरह से हो जाएगा, एक क्रोमेटिड इधर चला जाएगा और एक क्रोमेटिड इधर चला जाएगा। इसी तरह यहाँ पर हुआ एनाफेज में मेनली यहाँ पर स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम्स सेपरेट हो गए। ठीक है, एंड बिगिन टू मूव टू द अपोजिट पोल्स। ठीक है, फाइनली दे रीच देयर रिस्पेक्टिव पोल्स। जब फिर उसके बाद जब वो रिस्पेक्टिव पोल्स में पहुंच जाएंगे फिर आपके पास आएगा टीलोफेज। अब टीलोफेज में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर जो है ये सेल है। ठीक है, अभी यहाँ पर ये नहीं होगा, यहाँ पे एक सेंट्रियोल है और यहाँ पे क्या आ गए, क्रोमोसोम्स आ गए। सॉरी, क्रोमेटिड्स भी कह सकते हैं, क्रोमोसोम्स भी कह सकते हैं। अब टीलोफेज में मेनली जो है न्यूक्लियर एनवेलप जो हमारी डिसइंटीग्रेट हुई थी, प्रोफेज बने, वो वापस इंटीग्रेट हो जाए। ठीक है, तो यही छोटा सा काम है टीलोफेज का। यहाँ पर जो है न्यूक्लियर एनवेलप वापस आ जाएगी। ठीक है, और स्पिंडल फाइबर्स डिसइंटीग्रेट हो गए और क्रोमोसोम्स अनकॉइल टू फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर्स। क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, अनकॉइल हो जाएंगे और क्रोमेटिन फाइबर्स की फॉर्म में आ जाएंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ जाएगी और हर बोथ पोल्स में जो है क्रोमोसोम्स की इक्वल क्वांटिटी होगी। यहाँ पर भी कितने अभी जो है 46 क्रोमोसोम्स हैविंग 1 क्रोमेटिड हो गए। पहले कितने थे, जब सेल मैंने आपको दिखाया था 46 क्रोमोसोम्स हैविंग 2 क्रोमेटिड्स। अब ईच में क्या हो गया, 46 क्रोमोसोम्स हैविंग 1 क्रोमेटिड। यहाँ पर भी 46 क्रोमोसोम्स हैविंग 1 क्रोमेटिड। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास कैरियोकाइनेसिस का जो प्रोसेस था वो पूरा ख़त्म हो चुका है। अब हमारे पास नेक्स्ट है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में साइटोस्केलेटन की डिवीजन होती है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर ये जो सेल है
ठीक है। अब ये सेल टेलोफेज के बाद कहाँ जाएगा, साइटोकाइनेसिस में जाएगा, ताकि ये अपना साइटोप्लाज्म डिवाइड कर सके और दो रिस्पेक्टिव सेल्स बना सके। ठीक है। जब ये इसी सेल को ले लेते हैं, फिर ये कहाँ जाएगा, साइटोकाइनेसिस में। साइटोकाइनेसिस एक ही है, ठीक है, इसके कोई स्टेजेस नहीं है। अब यहाँ पर बीच में जो है ना, जो मेम्ब्रेन है वो कुछ इस तरीके से पिच होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। जब यहाँ पर ये पिचिंग शुरू होगी तो यहाँ पर ये जो बीच में आपके पास बना है, इसको हम कहेंगे तो ये जो इस पैटर्न का ये बन गया, इसको हम कहेंगे ये क्लीवेज फ्लो है। ठीक है। फिर क्या होगा, ये क्लीवेज फ्लो बढ़ता जाएगा और फिर ये सेल जो है दो सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे। इस तरह से हमारे पास दो सेल्स रेडी हो जाते हैं माइटोसिस में। एक सेल की इस तरह से दो सेल में डिवीजन होती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अच्छा, इस तरह से तो एनिमल की डिवीजन हुई है। एनिमल की डिवीजन में क्या हुआ था कि भाई सेल मेम्ब्रेन में पिंचिंग होना शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से बीच में एक इक्वेटर बन गया, उसको हम कहेंगे क्लीवेज फ्लो। अब प्लांट सेल में किस तरह होता है, प्लांट सेल में जब टेलोफेज कंप्लीट होता है तो उसके बाद साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, प्लांट सेल में कुछ इस तरह से इसका शेप होता है। ठीक है। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये एक न्यूक्लियस है, ये एक न्यूक्लियस है। अब जो है, जब प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस की बारी आएगी तो वो जॉल्जी अपैरेटस से, इससे जॉल्जी अपैरेटस से वेसिकल्स उसमें इक्वेटर में आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। ये वेसिकल, ये वेसिकल, ये वेसिकल, ये इस तरह से बहुत सारे वेसिकल इक्वेटर बनाएंगे और एक दूसरे से फ्यूज़ हो जाएंगे। ठीक है। जब एक दूसरे से फ्यूज़ होंगे तो इसको हम कहेंगे फ्रेगमोप्लास्ट। अब ये फ्रेगमोप्लास्ट जब आउटवर्ड ग्रोथ करेगा, आउटवर्ड मीन्स इस तरफ ग्रोथ करेगा और एक इस तरफ, जब ये ग्रोथ करेगा तो इस सेल मेम्ब्रेन से भी जाके क्या हो जाएगा, फ्यूज़ हो जाएगा। इस तरह से ये प्राइमरी वॉल बना लेता है दो सेल्स के बिटवीन में। तो प्लांट सेल की भी बात हो गई। अच्छा, ये था हमारा माइटोसिस का प्रोसेस। इस तरह से माइटोसिस की डिवीजन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट टॉपिक में हम मियोसिस को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।